सो एंजाइम एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग। और एंजाइम एक्टिविटी को मैंने दो कॉन्टेक्स्ट में बता दिया था, एक तो टेम्परेचर और दूसरा पीएच। आज हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करती है ये सीखना है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसके पहले कि मैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में कुछ बात करूं, आज मैं अपनी क्लास आपको एक कहानी सुना के करता हूं। कहानी यह है कि एक नदी है और नदी में जो पानी है बेटा, उसमें अगर आप गए तो डूबना निश्चित है। ऐसी नदी है, बहुत भयानक तेजी से बह रही। इस नदी को क्रॉस करने का केवल एक ही उपाय है कि आप इसमें नाव में बैठकर, दैट इज बोट, इसे बोट मानिएगा प्लीज, इस बोट में बैठकर उस पार जाया जा सकता है बस। इस बोट में कैपेसिटी है 10 लोगों की, यानी कि 10 लोग इस बोट में बैठ सकते हैं, 10%। अगर एक बंदा यहां पर आ जाए और वो इस नाव से उस पार जाना चाहे, पॉसिबल और इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। क्यों? आइटमों का अभी तक ये खाली है। नाव अभी भरी है कि खाली है? एक बंदा बैठा और इस तरफ चला गया। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस बोट? 1 person पर टर्न। 1 person। 2 अगर आते तो 2 person। एक चक्कर में कितने लोग? 2। 5 आते तो 5 person पर टर्न। जितने लोग आते जा रहे हैं, रेट घट रहा है कि बढ़ रहा है? आर हर बार घट रहा है कि बढ़ रहा है? 10 लोग आ गए, बताओ कितने लोग पार हुए? 10 person पर टर्न। ओके, इट विल बी द 10 person पर टर्न, इट विल बी द रेट। अगर बेटा 100 आ गए तो नहीं, क्या तब भी कितना? 10 person पर टर्न। 1000 आ गए तो 10 person पर टर्न, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? तो पहले आपने जितने पर्सन बढ़ाए, रेट ऑफ रिएक्शन घटा कि बढ़ा? घटा। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, लोगों के पार होने की संख्या बढ़ती गई और एक दिन आया सैचुरेशन। क्या आया? सैचुरेशन कितने में आया? 10 लोग आए, 10 लोग क्रॉस हो गए। अब लोग 11 आए, कितने क्रॉस हुए? 10। 25 आए, 100 आए। क्यों? क्योंकि नाव में केवल कितने लोगों के बैठने का? 10। पक्का? इस नाव वाले एग्जाम्पल से आप समझिए एंजाइम की एक्टिव साइट्स, दीज आर नोन एज एक्टिव साइट्स। और इन एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आते हैं और इन सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट पर पहुंचने पर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। और अगर ये प्रोडक्ट में चेंज होने लगे तो dp/dt घटता है कि बढ़ता है? घटता है। बढ़ता है। तो R घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आते जाएंगे उतने ज्यादा एक्टिव साइट भरते जाएंगे। यस और नो? तो बताओ, जितने ज्यादा सबस्ट्रेट पहुंचते जाएंगे प्रोडक्ट उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि सारे एंजाइम के सारे एक्टिव साइट भर जाएंगे। यस और नो? फिर और सबस्ट्रेट आएंगे, बताओ आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, क्योंकि बेटा रिएक्शन सैचुरेशन पे पहुंच गई। किसमें? और सैचुरेशन पे जो रिएक्शन होगी वो मिनिमम वेलोसिटी चलेगी, मैक्सिमम। जैसे इस बोट का मैक्सिमम रेट क्या है? 10%। जब 1 आया तो 1, 2 आए तो 2, 5 आए तो 5, 7 आए तो 7, 9 आए तो 9, 10 आए तो शुरुआत में पर्सन बढ़ते गए
रेट बढ़ता गया। फिर 10 आए तो 10, 25 आए तो 10, 16 आए तो 100 आए तो इसके बाद तुम कितना भी बढ़ाओ रेट बढ़ने वाला, क्योंकि बेटा नाव सैचुरेट हो गई। यस और नो? ऐसे ही बेटा जब एंजाइम की एक्टिव साइट सैचुरेट हो जाए उसके बाद भी तुम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं? क्या वो कांस्टेंट हो जाएगा? कम होगा कि कांस्टेंट? और उस कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब मैं ऐसे पढ़ाता हूं बिल्कुल समझ में नहीं आता, पर जब मैं ग्राफ से पढ़ाता हूं तो लोग बिल्कुल उसको समझने लगते हैं कि सर समझ में आ रहा है। मैंने आपको सामने एक ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ में एक तरफ मुझे लेना है रेट ऑफ रिएक्शन जिसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है। कल भी मैंने ऐसे पढ़ाया था, जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाए इट इज नोन एज वी मैक्स। व्हाट इज वी मैक्स? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। और इस तरफ मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिया, इसका नाम है वाई एक्सिस, और इस तरफ मैंने एक्स एक्सिस पर लिया यस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोल में हो सकती है, ग्राम में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो तो आप कंसंट्रेशन अपने तरीके से मानो। जब 0 कंसंट्रेशन थी सबस्ट्रेट की तब बताओ एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट था कि नहीं था? तो प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा? तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0, और 0 प्रोडक्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 0। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? और एक पॉइंट पर जाकर के ये मैक्सिमम, मिनिमम की मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे जाकर ये मैक्सिमम हो रहा है उसके बाद तुम सबस्ट्रेट कितना भी बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। सो बोलते हैं ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन the rate of reaction first increases and then become constant, and that the constant rate of reaction is known as V max। और जिस पॉइंट पर जाकर के ये काम हुआ है वो पॉइंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज नोन एज सैचुरेशन। क्या बोलेंगे? सैचुरेशन। सो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे ये सबस्ट्रेट किसमें बैठने लगेंगे? एक्टिव साइट। तो जब तक एक्टिव साइट पूरी भर नहीं जाती तब तक रेट ऑफ रिएक्शन घटता रहेगा कि बढ़ता रहेगा? जितने ज्यादा सबस्ट्रेट आएंगे उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जरा नाव के बारे में सोचो और पार जाने के बारे में सोचो। नाव को एंजाइम की तरह समझो, यानी ये बोट जो है इट बिहेव लाइक एंजाइम, और इसमें पर्सन जो आ रहे हैं इट बिहेव लाइक सबस्ट्रेट, और पार होना इट इज प्रोडक्ट। तो जितने ज्यादा पर्सन आते जाएंगे उतना पार होते जाएंगे। कब तक? जब तक ये नाव भर। नाव अगर पूरी भर गई और फिर भी तुमने लोगों का नंबर बढ़ाया, अब कुछ फर्क पड़ने वाला? क्योंकि वो 10 लोगों को ले जा रही थी, 10 ही को लेती जाती रहेगी, यानी उसका वी मैक्स रुकेगा, कम होगा कि कांस्टेंट? अगर आपको ये बोर्ड समझ में नहीं आता तो आप अंग्रेजी में लिखेंगे कि भैया ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट इंक्रीजेस, बट एट दैट पॉइंट वेयर ऑल एक्टिव साइट हैज बीन फुल दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज सैचुरेशन। आफ्टर दैट वी फाउंड व्हाट वी फाउंड? वी मैक्स। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला। कंसंट्रेशन फिर भी कितनी भी बढ़ाते जाओ, देखिए कंसंट्रेशन उसके बाद भी आप बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का नाम नहीं, यानी यहां तक कंसंट्रेशन बढ़ाया तो जो बेटा इस कंसंट्रेशन पे रेट था वही इस कंसंट्रेशन पर रेट है। आप देखिए अगर ये 0 कंसंट्रेशन और ये 100 है और ये 200 है तो बताओ 100 कंसंट्रेशन तक आते आते रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 101 में, 150 में, 180 में, 200 में, 500 में। अब आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़, इसे बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स। बोलो क्या बोलते हैं? कल वाली जो काइनेटिक्स थी वो सैचुरेशन थी कि ऑप्टिमम? कल वाली काइनेटिक्स में हमने देखा था पहले रिएक्शन का रेट बढ़ा था, फिर मैक्सिमम हुआ था, फिर घटा था। यहाँ घट
आप बढ़ाते जाओ कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाली नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगी। तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये ग्राफ समझ में नहीं आया, तो मैं उनके सामने ये लिख देता हूं, क्योंकि लिखने पे बड़ा फीलिंग होती है उनको अच्छी। तो लिखते हैं ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at first rate of reaction increases, after some time it become maximum, after that इट बिकम कांस्टेंट। आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ उसके बाद ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाली नहीं है। और कभी कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, तो आप उसको समझा पाएंगे। समझाना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जाएंगे, ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइड को फिल करते जाएंगे, और एक्टिव साइड जितनी ज्यादा फिल होती रहेंगी, प्रोडक्ट उतना बनता रहेगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑल एक्टिव साइड गेट फिल्ड, और पूरी की पूरी एक्टिव साइड ऑक्युपाइड हो जाएंगी। और जिस कंसंट्रेशन पर सारी एक्टिव साइड ऑक्युपाइड हो जाएंगी, उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे सैचुरेशन। क्या बोलेंगे? अब इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला नहीं है। जरा कल के ग्राफ से इसको मैच करो। कल के ग्राफ में पहले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती थी, फिर मैक्सिमम होती थी, कम होती थी। आज केवल दो ही चीजें हैं, पहले बढ़ रही है, मैक्सिमम हो रही है, फिर कांस्टेंट। इस ग्राफ में जो सबसे अच्छी बात ढूंढी गई वो था कि वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी का एक हाफ जोन देखिए। सारे लोग इधर देखें, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी गई है, तो ये वाला पॉइंट मिनिमम की मैक्सिमम, और इसका ठीक बीच वाला पॉइंट, लेट्स सपोज ये बीच वाला है, तो इसे हम मैक्सिमम का हाफ बोलेंगे, वी मैक्स हाफ। तो ये जो वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस ग्राफ पर, और वही पर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर, और इस एक्स एक्सिस पर हमें क्या मिलता है पता ही नहीं है। अरे एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस पर रेट ऑफ रिएक्शन। तो बताओ, क्या इस पॉइंट पर जहां पर हम डिसेक्ट कर रहे हैं, वो किस एक्सिस को डिसेक्ट कर रहे हैं? एक्स। और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो क्या कोई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐसी भी होगी जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का क्या होगा? हाफ। इसी को बोलते हैं Km वैल्यू। बोलो क्या बोलते हैं? एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Km वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में केवल डायग्राम बना है इसका, लिखा कुछ नहीं। और मैं आज Km वैल्यू आपको बताने जा रहा हूं, और आप इसे सही ढंग से समझेंगे। Km वैल्यू एक साइंटिस्ट ने बताई थी, उस साइंटिस्ट का नाम था माइकेलिस। सो K फॉर कांस्टेंट, M फॉर माइकेलिस। कई बार इसे माइकेलिस कांस्टेंट बोलते हैं, कई बार इसे माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट बोलते हैं। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। सो K फॉर, व्हाट इज K? कांस्टेंट। और किसका कांस्टेंट? M का। व्हाट इज M? माइकेलिस कांस्टेंट, या फिर माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। मैं कह रहा हूं कुछ भी कर रहे हो छोड़कर सोचो। हमें नहीं मालूम Km फेम क्या है, हमें इतना मालूम है अगर तुमने कभी भी कोई एक्स एक्सिस की बात की तो वो क्या है?
तो बताओ ये पॉइंट आप वाई एक्सिस पे ढूंढ रहे कि एक्स पर? तो Km कहां मिलेगी, y पर कि x पर? y पर तो v/2 मैक्स मिलेगा और x पर क्या मिलेगा, Km। और अगर Km x पर मिली है तो ये क्या है? तो Km इज नथिंग बट, तो Km इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इट इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, substrate concentration at which rate of reaction is half of the maximum कभी मैं पूछूं व्हाट इज Km वैल्यू, बता ही नहीं पाओगे, बताओगे? पहले तो पहला शब्द कहना सीखो। मुझे पूरी डेफिनेशन कोई बच्चा बताए ना बताए, अगर वो इतना बता देगा मैं उसे छोड़ दूंगा कि व्हाट इज Km वैल्यू। वो क्या बोले? Km वैल्यू y एक्सिस पर मिले कि x एक्सिस? तो Km वैल्यू इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, कब? रेट ऑफ रिएक्शन इज अ मैक्सिमम, और मैक्सिमम का हाफ, मैक्सिमम का हाफ। अब देखना जरा ध्यान से, इसी ग्राफ में मैं दो ग्राफ और खींचने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं दो ग्राफ और खींचने की कोशिश कर रहा हूं। सैचुरेशन, ओके, इसको, ये वाला, ये, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी मदद की। इसी में मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं जो कि थोड़ा राइट शिफ्टेड है, राइट की तरफ शिफ्टेड है, लेकिन उसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी वही है जो हमारे पहले ग्राफ की मैक्सिमम वेलोसिटी थी। सो ये ग्राफ नंबर 1 था, एंड नाउ दिस इज द ग्राफ नंबर 2। और भाइयों अगर दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है तो दोनों की v/2 भी, अगर दोनों की v सेम है, 2 भी सेम है, तो Km भी। वारे मेरे बच्चे, भैया v मैक्स सेम है तो उसका आधा भी। अब हम ऐसा परपेंडिकुलर की तरफ जा रहा हूं, ये पॉइंट मिला और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो ये मिला, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो ये मिला। बताइए ये क्या है? हाँ, Km वैल्यू। कौन सी वैल्यू? और ये Km वैल्यू ग्राफ 1 की है कि 2 की? इट इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम। बताओ इन दोनों ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन Km दोनों की सेम। तो ग्राफ जितना राइट शिफ्ट होगा, सुना नहीं मैंने, Km वैल्यू उतनी घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, चलिए एक बार और मदद करिए। अब की बार कौन सा चूज करें? रेड, ब्लू। फिर से मैंने एक ग्राफ बनाया, दिस इज नोन एज ग्राफ नंबर 3, और इसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी वही है जो बाकी वालों की मैक्सिमम वेलोसिटी थी। और अगर इसकी भी मैक्सिमम वेलोसिटी वही है तो इसकी v/2 सेम होगी, और अगर v/2 सेम होगी तो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। बताइए ये क्या है? Km। बताइए ये Km 1 है कि 3? ये Km 1 की 2, और ये Km पक्का? लेफ्ट साइड शिफ्ट करने पर Km राइट पर पक्का? तो याद रखना Km की वैल्यूज आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। व्हाट इज Km? इट इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज द हाफ ऑफ द, देयर में बी 3 ग्राफ विच हैव द सेम मैक्स वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, जिनकी तीनों की रेट ऑफ रिएक्शन मैक्स है, लेकिन एक उनमें राइट शिफ्टेड है और एक लेफ्ट शिफ्टेड होने पर Km वैल्यू कम होगी कि ज्यादा, और राइट होने पर ज्यादा। आपको अजीब लगेगा कि इन Km वैल्यू से हमें ऐसा क्या मिल रहा, मैं अभी बताता हूं क्या मिल रहा आपको इन Km वैल्यू से।
ध्यान से देखते रहिएगा, इन Km वैल्यू से क्या क्या मिल रहा है वो हम लोग बात करेंगे। Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। यहां से तुम्हारा मरने का प्रोग्राम चालू। पहले इतना समझाओ फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। कब तक? जब तक ये मैक्सिमम सैचुरेशन आने पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन मिनिमम की मैक्सिमम। पक्का? तो इसको हम लोग बोलेंगे वी मैक्स। क्या बोलेंगे? और वी मैक्स का आधा जो होगा वो इज नोन एज वी बाई 2 मैक्स। और वहां से मैं परपेंडिकुलर डाल करके बेटा कहां जाऊंगा? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। मैं पूछूंगा दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आर नोन एज Km। क्या बोलेंगे? इधर बिना देखे बताओ, व्हाट इज Km वैल्यू? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रेट ऑफ रिएक्शन हाफ ऑफ द मैक्सिमम। पक्का? 3 लोग बैठे हुए हैं, 3 लोग, ध्यान से सुनिए, इधर देखो। और उन 3 लोगों से कहा गया है कि आपको अपना पेट भर के रसगुल्ले खाने। इधर मत देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैं बैठा हूं, सौरभ बैठे हुए हैं, चित्रांश बैठे हुए, तीनों लोग बैठे। मेरे सामने जो थाली आती है उस थाली में 10 रसगुल्ले हैं और इन 10 रसगुल्लों को खाने से मेरा आधा पेट भर जाता है। कितना? मैंने देखी थाली में 10 रसगुल्ले, मैंने दूसरे के बारे में सोचा नहीं, पूरे 10 खा गया मैं। हे सुनील सर, घटिया आदमी, और लोग भी थे, अगर तुम एक खा लेते तो बाकी लोगों को खाने को मिल जाता, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया कि बाकी लोग बैठे, तुम 10 के 10 खा गए। इसका मतलब मैं रसगुल्लों को कम प्यार करता हूं कि ज्यादा? हाँ, बगल में बैठे थे सौरभ का पेट 10 रसगुल्लों में भर जाता, मेरा 10 रसगुल्लों में आधा भरता था। और इनके सामने 50 रसगुल्ले आए। कितने? इन्होंने 1 रसगुल्ला खाया और बोला जाओ यार बाकी लोगों को बांट दो। यानी इनके सामने रसगुल्लों की कंसंट्रेशन कम थी कि ज्यादा? फिर भी इन्होंने अपना पेट आधा भरा, और आधा पेट इनका 5 रसगुल्लों से भर जाता है, सॉरी, तो इन्होंने 5 रसगुल्ले खाए और 5 छोड़ दिए। चाहते तो पूरा का पूरा पेट भर सकते थे और फिर भी रसगुल्ले बच जाते, इसके बावजूद भी इन्होंने आधा पेट भरा। उसके बगल में चित्रांश बैठे, इनका 5 रसगुल्लों में ही बेटा पेट भर जाता है। इनके सामने 500 रसगुल्ले आए, इन्होंने आधा टुकड़ा खाया, बोले जाओ यार ले जाओ। बताइए इन सब में सबसे खतरनाक आदमी कौन? सबसे लालची आदमी कौन? मैं हूं। और सबसे भूखमरा आदमी कौन? लेकिन मेरी एक क्वालिटी है कि मैं रसगुल्लों को कम प्यार करता हूं कि ज्यादा? मैंने अपनी कम कंसंट्रेशन में भी पेट भरने की कोशिश कम की कि ज्यादा? यानी कि मैं अगर जितनी कम कंसंट्रेशन आए फिर भी मैं अपनी V/2 भर लेना चाहता हूं। इसका मतलब मैं अपना आधा पेट भर लेना चाहता हूं, कंसंट्रेशन कितनी भी कम हो। इसका मतलब कम कंसंट्रेशन में भी मैं रसगुल्लों को खा करके अपना पेट भर लेना चाह रहा हूं। मतलब मेरे रसगुल्लों की तरफ एफिनिटी। सौरभ के पास और चित्रांश के पास पेट भरने की खूब समस्या नहीं थी, भर सकते तो फिर भी रसगुल्ले बच जाते, लेकिन इन्होंने फिर भी दूसरों के बारे में सोचा। इसका मतलब रसगुल्लों को प्यार उतना प्यार नहीं करते जितना ये भुखमरा आदमी करता है। कौन? सुनील सर। इसका मतलब Km जितनी कम होगी, व्हाट इज Km? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, एफिनिटी उतनी ज्यादा। नहीं आया? इसका मतलब जो एंजाइम बहुत तेजी से काम करना चाह रहे हैं वो अपना Km कम रखते हैं कि ज्यादा? कम। और बहुत जल्दी अपना कम कंसंट्रेशन पे ही अपनी को सैचुरेट कर लेते हैं। ये बात फिर नहीं समझ में आएगी जब तक इसको ध्यान से सोचोगे नहीं। फिर से सुनो, अगर ना आए तो ये लाइन देख लेना, Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी टू सबस्ट्रेट। अगर बहुत सारा कंसंट्रेशन चारों तरफ रसगुल्लों का होता
और उसके बावजूद भी मैं 1-2 रसगुल्ले खा रहा हूं या आधा ही पेट भर रहा हूं, जबकि मैं पूरा पेट भर सकता हूं, जबकि मैं पूरा भर सकता था लेकिन फिर भी मैंने आधा पेट भरा। इसका मतलब कंसंट्रेशन की कमी, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होने के बावजूद भी मैंने अपना पेट कम भरा। इसका मतलब मैं रसगुल्लों से प्यार। याद रखना, ये रसगुल्ले एक सबस्ट्रेट हैं और आदमी एक एंजाइम है। अगर एंजाइम हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में भी कम सबस्ट्रेट को चाह रहे हैं, इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है और वेलोसिटी कम है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। इसका मतलब कंसंट्रेशन और बढ़ाओगे तो थोड़ी बहुत वेलोसिटी और बढ़ेगी। इसका मतलब वी मैक्स उन्हें कम कंसंट्रेशन में मिलेगी ज्यादा। हाँ, मैंने चित्रांन से पूछा, यार तुम्हारे पास तो केवल 5 रसगुल्ले खाने थे, तुम अपना पेट भर सकते थे। उन्होंने कहा सर मैं 5 तब खाता जब 5000 होते, इसमें 500 होते इसलिए मैंने एक आधा खाया। तो मैंने कहा जब 5000 होते हैं तब उनमें से तुम 5 छांटते हो? हमने कहा हाँ। मैंने सौरभ से पूछा, यार तुम भी 10 रसगुल्ले उठा सकते थे, वहां पर 100 थे। इन्होंने कहा जब 1000 रसगुल्ले होते तो मैं 10 उठाता। और मैंने कहा कि मैं नहीं मानता, अगर 10 होंगे तो मैं 10 के 10 उठा लूंगा। इसका मतलब ये बहुत हायर कंसंट्रेशन में अपना आधा पेट भरते हैं, वो उससे कम हायर कंसंट्रेशन में अपना आधा पेट भरते हैं, और मैं सबसे कम कंसंट्रेशन में अपना पेट भर दे रहा हूं। इसका मतलब मैं रसगुल्लों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। यस और नो? रसगुल्ला मतलब सबस्ट्रेट और मैं मतलब एंजाइम। अगर कम कंसंट्रेशन में भी मैं अपना पेट भर ले रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी कम कंसंट्रेशन में अपनी वी मैक्स चाहता हूं। यस और नो? इसका मतलब मेरी केएम भी क्या होगी? कम। इसका मतलब मैं अपने सबस्ट्रेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हूं कि कम? इसीलिए केएम जितनी ज्यादा होगी एफिनिटी उतनी कम। बताओ इन 3 ग्राफ में KM3, KM1, KM2 में सबसे ज्यादा एफिनिटी किसमें? KM3। सबसे कम? हाँ, कि जितना ज्यादा KM होगा, KM इन तीनों में, ये सबसे कम, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये। इसका मतलब थर्ड ग्राफ की एफिनिटी सबसे कम और फर्स्ट ग्राफ की एफिनिटी सबसे ज्यादा। कितने लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आया? झूठे लोग हो तुम। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो जब मैं बोहर्स इफेक्ट पढ़ाऊंगा और ऑक्सीजन सैचुरेशन कर पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। अब बताओ कितने लोगों को नहीं आया? यस, गुड गुड, अच्छे बच्चे यही होते। चलो, जितने लोगों को आया वो 2 लोगों के अलावा सबको आ गया। चलो इन 2 लोगों के लिए एक बार ट्राई और करेंगे। जितने लोगों को आया वो लोग इसे बताएं। तीसरा फैक्टर कौन सा था? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एंजाइम के पास क्या है? एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। या तो हम बेवकूफ हैं या तो तुम सब के सब बेवकूफ हो। इसका मतलब मैं बेवकूफ हूं। इधर देखो, ये रही एंजाइम, ये रही एक्टिव साइट, ये रहा एंजाइम, ये रही एक्टिव साइट, ये रहा एंजाइम, ये रहा एक्टिव साइट, और इन सारे एंजाइम का ये रहा सबस्ट्रेट S। अभी एक सबस्ट्रेट आया तो एक एक्टिव साइट बढ़ गई, दूसरा सबस्ट्रेट आया तो दूसरी एक्टिव साइट बढ़ गई, तीसरा सबस्ट्रेट आया तो तीसरी एक्टिव साइट बढ़ गई। मान लीजिए ऐसे 4 एंजाइम थे तो चौथा सबस्ट्रेट आया तो चौथी एक्टिव साइट बढ़ गई। तो जब एक सबस्ट्रेट आया तो रेट ऑफ रिएक्शन थी 1 बार 1/1 सबस्ट्रेट। जब 2 था तो 2 के बराबर थी, जब 3 था तो 3 के बराबर थी, जब 4 था 4 के बराबर थी। एंजाइम लिमिटेड की अनलिमिटेड? लिमिटेड। और सबस्ट्रेट अनलिमिटेड। एक साथ 1000 S आ गए। कितने? 1000। इनमें 1000 हो जाएंगे कि 4 जाएंगे? 10,000 आ गए, 5,000 आ गए। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ने वाला है। पर शुरुआत में जब 1 आया था तो 1, 2 आया था तो 3 आया तो 4 आया तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते गए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन 4 के बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ती। एक बार और कोशिश करते हैं, शायद भाई साहब को समझ में आ जाए। एक बार और कोशिश करते हैं। बताओ कितने बेटा एक्सिस ली हमने? 1 कि 2? ये वाला और ये वाला। पता है तुम लोग ग्राफ इतने पढ़ चुके हो ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो पहली बार पढ़ रहे हो। आपको हर ग्राफ एक ही लगता है, आप उसे फील ही नहीं कर पाते।
मैं बोलूं ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, यहाँ से बॉल फेंकी जा रही, पैराबोलिक मोशन हो रहा, जब फेंकी गई तो वेलोसिटी u इक्वल टू 0 थी, थोड़ी दूर जाने पर वेलोसिटी बढ़ी, फिर निगेटिव होने लगी, पता नहीं क्या होने लगा। निगेटिव वेलोसिटी हो सकती है, निगेटिव वेलोसिटी का मतलब आप किधर लौट रहे हैं, ओरिजिन की तरफ। ये फिजिक्स के ग्राफ नहीं है, तो मेरे ग्राफ को मेरी तरीके से समझने की कोशिश करिए। ग्राफ के ओरिजिन में अगर 0 है तो जो एक्स एक्सिस पर लिया वो भी 0 होगा। एक्स एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसका मतलब एंजाइम में कोई सबस्ट्रेट आया है कि नहीं आया? अरे यार, 0 सबस्ट्रेट का मतलब यानी जितने भी एंजाइम है वो भरे हैं कि खाली हैं? सारी एक्टिव साइट खाली हैं? बिना चिल्लाए आते नहीं है। अब मैंने सबस्ट्रेट थोड़ा बढ़ाया, मान लो 10 यूनिट सबस्ट्रेट बढ़ाया और एक एंजाइम में 10 यूनिट सबस्ट्रेट आ रहा, तो 10 यूनिट सबस्ट्रेट ने एक एंजाइम को भर दिया। 10 और बढ़ाया तो और भर गया, 10 और बढ़ाया तो और भर गया, 10 और बढ़ाया तो और भर गया। 10 जितना बढ़ाते जाएंगे भरता जाएगा, क्योंकि एंजाइम लिमिटेड की अनलिमिटेड, लिमिटेड। तो ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्या, बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी कि बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ये सबस्ट्रेट किसमें चेंज होने लगेगा, प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट, ये भी। तो बताओ डीपी बाई डी घटेगा कि बढ़ेगा? आर बढ़ेगा, क्योंकि आर बराबर डीपी बाई डी। अब किसी को ये नहीं आता तो वो तो फिर कुछ नहीं आता। व्हाट इज आर? इट इज अ चेंज इन पर यूनिट। ये तभी होगा जब क्या जुड़े, क्या जुड़े? तो जितना सबस्ट्रेट जुड़ता जाएगा प्रोडक्ट उतना बनता जाएगा। यस और नो? तो पहले सबस्ट्रेट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, कुछ देर बाद सबस्ट्रेट बढ़ेंगे लेकिन एक्टिव साइट खाली, तो प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट बढ़ेगा, प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे तुम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते गए, बढ़ती गई, एक पॉइंट पर जाके मिनिमम की मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुई उसका नाम Vmax। फिर से बोलो। तो बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये किसी एक एंजाइम का ग्राफ है जिसकी एक्टिव साइट किस पॉइंट पर भर गई है, इस पॉइंट, और इसका नाम क्या है, सैचुरेशन। यानी ये वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। इसके बाद तुम और कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, क्योंकि जितने एंजाइम थे उनकी एक्टिव साइट खाली है कि भर गई है? पूरी सब भर गई है, सैचुरेट हो गई है। अब इससे मैंने तुमको, इस पूरे ग्राफ से मैंने तुमको एक छोटी सी बात बताई कि इसको नाप लो भैया पटरी से, स्केल से, हम लोग हिंदी में पटरी बोलते हैं, और उसके आधे पे पहुंच जाओ, ये रहा आधा। तो अगर ये Vmax है वाई एक्सिस पर, Vmax है, रेट ऑफ रिएक्शन है ये वाई एक्सिस पर, तो ये V/2 होगा। क्या होगा? होगा। और V/2 से एक परपेंडिकुलर डालो, तो बताओ ये परपेंडिकुलर जब वाई एक्सिस पर आएगा तो क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और जब ये एक्स एक्सिस पर जाएगा तो क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या बताएगा? और अब इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को मैंने नाम दे दिया। नाम बताओ कि मैंने दिया कि माइकलिस, माइकलिस ने बोला, और माइकलिस ने बोला कि Km कुछ नहीं है, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। कब? जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया, हाफ हो गया। याद है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज सैचुरेशन, बता पाओगे? सैचुरेशन इज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। नहीं यार, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज Km, so Km is nothing, it is a substrate concentration, substrate concentration। दोबारा पढ़ा रहा हूं, at which rate of reaction, it is a half of the
फिर मैं चाहूं तो यहीं से छोड़ के भाग जाता, लेकिन 2 साल नीट में क्वेश्चन आया इस ग्राफ से, पर ग्राफ नहीं बनाया, थ्योरी बनाई। इसको जगाओ। और वो थ्योरी से इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और उस वजह से मुझे ये 2 ग्राफ और खींचने पड़े। पहला ग्राफ ये खींचना पड़ा कि मान लीजिए ग्राफ ए है, अभी और फर्स्ट सेकंड की बजाय ए मानते हैं, और उन्होंने कहा एक ग्राफ में बी खींच रहा हूं, बी जिसका मैक्सिमम वेलोसिटी ए के बराबर है। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ए के बराबर है तो बताइए v/2 भी ए के बराबर होगा, लेकिन km v बताइए कम होगा कि ज्यादा, क्योंकि ग्राफ लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। मैंने km ए बोला और ये बोला ग्राफ b, बोलो कौन सा b, तो ये बताओ क्या होगा km v। फिर मैंने एक तीसरा ग्राफ आपके सामने खींचा और मैंने उस तीसरे ग्राफ के बारे में भी आपसे कहा कि अब की बार फिर से एक एंजाइम है जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वही है जो पहले 2 की है, पर ये ग्राफ राइट साइड शिफ्टेड है। तो अगर मैक्सिमम वही है तो v/2 भी वही होगी, पर km इनकी बढ़ गई कि घट गई। और ये ग्राफ को नाम दिया मैंने c, बोलो क्या नाम दिया, तो बताओ ये km b है कि c है, c। अब अगर मैं x एक्सिस पर जाऊं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं, बताओ ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम की ज्यादा, उससे ज्यादा और उससे ज्यादा, तो बताओ सबसे कम km किस ग्राफ की है, b की, उससे ज्यादा a की, सबसे ज्यादा c की। फिर मैंने आपको एक छोटा सा रिजोल्यूशन दिया, समझाने की कोशिश की, आप समझे नहीं तो मैंने आपका रट्टा मार लो। km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी टूवर्ड्स सबस्ट्रेट, क्योंकि ये सारे ग्राफ एंजाइम के हैं और एंजाइम किसको अट्रैक्ट करता है, सबस्ट्रेट को। तो सबस्ट्रेट को अगर वो कम कंसंट्रेशन में ही अट्रैक्ट कर लेगा, किसमें, सोचो मैं रसगुल्ले को कम होने पर भी खा जा रहा हूं, इसका मतलब मेरी एफिनिटी ज्यादा, इसका मतलब जिसकी km कम उसकी एफिनिटी ज्यादा, और जिसकी km ज्यादा उसकी एफिनिटी कम। तो इन तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा एफिनिटी B की, फिर A की, फिर C की, सबसे कम एफिनिटी C की, फिर A की, फिर B की। नहीं आया? अगर नहीं आया तो इसे रट्टा मार लेना, km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट। अगर इतना भी सीख गए तो काम बन जाएगा। अभी भैया तुम दोनों को आया, हाँ, थोड़ी मेहनत करो तो आ जाता है, बता देने पे ही आएगा, नहीं बताओगे तो घर में ऐसे चले जाओगे। अब मैं km की वैल्यू पूछ सकता हूँ, व्हाट इज km, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द मैक्सिमम, एंड km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। और अभी थोड़ी देर बाद मैं km का एप्लीकेशन आप सबसे पूछूंगा, इसलिए आप आंखें, कान, नाक, मुंह सब खोल के बैठिएगा और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हटाएं, हटा रहा हूं। इतना पढ़ा देने के बाद चौथा पॉइंट है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक्टिविटी को खत्म भी किया जा सकता है, इनहिबिट भी किया जा सकता है। याद करिए हमने 2 तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी पहले ही इनहिबिट कर सकी थी, एक था डीनेचुरेशन, याद आया, और एक था प्रिजर्वेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इसके अलावा भी हम लोग एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं 3 तरीके से। बुक में केवल एक लिखा है। पहला इनहिबिशन है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा इनहिबिशन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तीसरा इनहिबिशन है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन।
मैंने यहां इनहिबिशन नहीं लिखा है, ध्यान सुनना, मैंने लिखा है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एंजाइम की एक्टिविटी को 3 तरीके से इनहिबिट या मॉड्यूलेट कर सकते हैं। शाम बेटा पानी पी लो, पिलाता हूं। बताओ पहला कौन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तीसरा एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। 3 तरीके से तुम इनकी एंजाइम एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हो। मैं पहला उठाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हटा दो इसे, यस। तो पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या आपको एमिल फिशर की लॉक-इन की हाइपोथेसिस याद है? और उस हिसाब से हर एंजाइम का सबस्ट्रेट अलग होता है कि स्पेसिफिक? जैसे एक ताले की एक ही चाबी, वैसे एक एंजाइम का एक ही सबस्ट्रेट है। होता क्या है कि कई बार एंजाइम की एक्टिव साइट पर, ध्यान सुनना, एक्टिव साइट पर अधिकार सबस्ट्रेट का है, उस पे सबस्ट्रेट आना चाहता है, लेकिन सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक इनहिबिटर भी है, आई। ये क्या लिखा है? और वो क्या लिखा? सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की मॉर्फोलॉजी और द स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। मॉर्फोलॉजी या फिर स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। याद रखना, सबस्ट्रेट भी इस जगह आना चाहता है और इनहिबिटर भी इस जगह आना चाहता है। हक सबस्ट्रेट का है, लेकिन इस जगह पर इनहिबिटर आकर के बैठ गया। अगर इनहिबिटर आकर बैठ गया तो एंजाइम कंफ्यूज है, क्योंकि एंजाइम तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस फॉलो करता है। कौन सा? यानी इसमें वही चाबी आई कि दूसरी? वही आई। वो चाबी आती तो क्या होता? सबस्ट्रेट। बताओ ये ताला खुलेगा कि नहीं? बताओ यहां पर कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बताओ। लेकिन ये जगह भर गई तो कौन नहीं आ पाएगा? सबस्ट्रेट। बताओ इस सबस्ट्रेट का एक्शन हुआ कि इनहिबिट हो गया? इनहिबिट हो गया। फिर से देखो, इसी चीज को मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। जब से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं तब से ये एग्जाम्पल कभी बदला नहीं है। मेरे समय पर भी यही एग्जाम्पल पढ़ाते थे, उनके पहले भी यही बताते थे। एंजाइम का नाम, इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पे सक्सिनेट नाम का सबस्ट्रेट प्रोसीड करता है। अगर सक्सिनेट यहां लग जाए तो इससे फ्यूमेरेट बन के बाहर आता है। फ्यूमेरेट यानी सक्सिनेट एक सबस्ट्रेट है और फ्यूमेरेट एक प्रोडक्ट है। अगर ये एंजाइम सही काम कर रहा है तो उस पर कौन आकर अटैक करेगा? सक्सिनेट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्यूमेरेट। प्रोडक्ट बनने लगेंगे फ्यूमेरेट। पर होता यूं है कि बेटा इस एंजाइम से, सॉरी, इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता एक इनहिबिटर है, नाम है मेलोनेट। मेलोनेट। और ये मेलोनेट इस एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेता है। इस वजह से सक्सिनेट नहीं आ पाता है, और सक्सिनेट नहीं आ पाता तो प्रोडक्ट नहीं बन पाते। इसका मतलब मेलोनेट और सक्सिनेट के बीच में एक्टिव साइट के लिए लड़ाई चलती है। लड़ाई मतलब कंपटीशन, और ऐसा इनहिबिशन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। बोलो कौन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। फिर से सुनो, बताओ यहां पर एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बोलो क्या नाम? सबस्ट्रेट का नाम, इनहिबिटर का नाम मेलोनेट। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। जीता कौन? इनहिबिटर।
इनहिबिटर यहां पर आया, एंजाइम काम करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। हाँ, क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अनुसार सब एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में बदल पाएगा, वो मेलोनेट को बदलेगा कि नहीं? नहीं। और इस वजह से सक्सिनेट यहां आ नहीं पाएगा। याद रखना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर रिवर्सिबल, इस पर ही क्वेश्चन 2 साल आया, लगातार 2 साल। रिवर्सिबल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल। कैसे? अगर मैं यहां पर सक्सिनेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, कौन बढ़ा दूं? सक्सिनेट। और जैसे ही मैं सक्सिनेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो बताओ डोमिनेंस किसकी हो जाएगी? सबस्ट्रेट। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनहिबिटर को यहां से उठा के फेंक देंगे और फिर से सबस्ट्रेट को यहां पर जोड़ देंगे। बताइए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। हाँ, बस अंतर इतना है कि पहले जो एक सबस्ट्रेट से काम चल जा रहा था, सूर्य इधर, पहले एक सबस्ट्रेट भेजो और एक सबस्ट्रेट ही प्रोडक्ट में बदल जा रहा था। अब आप एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए 10 सबस्ट्रेट भेज रहे हो। क्या भेज रहे हो? 10। इसका मतलब तुम्हारा एंजाइम पहले सबस्ट्रेट को जितना प्यार करता था, इनहिबिटर के आने पर उतना प्यार, क्योंकि अब उतना ही प्यार करने के लिए सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन घटा कि बढ़ा? बढ़ा। अली साहब, व्हाट इज द केएम वैल्यू इन दिस रिएक्शन? केएम वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यही पूछा गया 2 साल में। देखो इन्होंने कितने आसानी से बताया। पहले जब तक इनहिबिटर नहीं था, एक सबस्ट्रेट यहां आता था, वो प्रोडक्ट में बदल जाता था। लेकिन कौन आया? इनहिबिटर। इसका मतलब है इस इनहिबिटर को देख करके एंजाइम ने किसको कहा कि तुम निकल लो? सबस्ट्रेट। इसका मतलब सबस्ट्रेट को कम प्यार किया? यस। किसको ज्यादा प्यार किया? इनहिबिटर। जब इनहिबिटर को ज्यादा प्यार किया तभी तो इनहिबिटर यहाँ आया। यस। उतना ही प्यार करने के लिए अब सबस्ट्रेट एक आ रहा कि 1000 और अब फिर से सबस्ट्रेट को मौका मिल रहा। सबस्ट्रेट को उतना ही प्यार करने के लिए अपनी कंसंट्रेशन घटानी पड़ेगी, बढ़ानी। और अगर कंसंट्रेशन बढ़ा करके तुम उतना ही प्यार पाओ तो Km is inversely proportional to affinity। क्या बढ़ी? Km, तो एफिनिटी कम। तो बताओ इस रिएक्शन में, बेटा शाबाश बेटा, इस रिएक्शन में Km घटी की बढ़ी? हाँ, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km घटती है कि बढ़ जाते हैं? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? हाँ, कुछ लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे। अब सुनो, तुम्हारी लैंग्वेज में, तुम एक गली में रहते हो, उस गली के तुम काफी अच्छे राजा हो, तुम निकलते हो, लोग तुम्हें सलाम ठोकते हैं, चित्रांश। चारों तरफ चित्रांश चित्रांश चिल्लाया जा रहा। अचानक उस गली में 2 गुंडे आ गए। एक गुंडा आ गया जो चित्रांश से बड़ा गुंडा है, और उन्होंने चित्रांश को पकड़ के 2 दिन लपड़, 2-3 लपड़ मारे। अब चित्रांश दुबले पतले मार खा के चले गए। अब गली चित्रांश की हो गई कि गुंडे की? पहले गली किसको प्यार करती थी? चित्रांश को। अब किसको प्यार कर रही? गुंडे। चित्रांश ने कहा कि मैं अपना प्यार वापस पाऊंगा। ये लोग, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा? चलो सुनील सर एक गली के हीरो थे, माफिया नहीं थे, हीरो थे। तुम्हें बुरा लग रहा? मैं बोल रहा, लोग के पढ़ रहे तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं कभी भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता। गांव में देख रहे हैं। सॉरी, चित्रांश एक बहुत अच्छा बच्चा है, मैं केवल मजाक करता हूँ हमेशा, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब बच्चा है, इस वजह से। आई एम लाइक एंजाइम, ही इज लाइक सबस्ट्रेट। पर जब वो सौरभ के सामने आता है तो मैं इसको कम और सौरभ को ज्यादा प्यार करने लगता हूँ। नाउ सौरभ इज अ इनहिबिटर फॉर चित्रांश। अब चित्रांश को वही प्यार करने के लिए 10 लोगों को लाना पड़ता ताकि सौरभ को मार के भगाया जा सके। नाउ इट इज करेक्ट? तुम हमको पढ़ाना सिखाओगे? अगली बार से तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे। अरे हटो, छोड़ो, आज तुमने बिल्कुल बस दुखी कर दिया। बताओ, जैसे जैसे वह कहानी केवल ये सुनाना चाह रहा था कि जैसे जैसे एंजाइम के बारे में सोचोगे, एंजाइम पहले सबस्ट्रेट को ज्यादा लाइक करता था, लेकिन किसके आने पर? इनहिबिटर के आने पर एंजाइम किसको लाइक करने लगा?
इनहिबिटर। तो किसको कम लाइक करना, सबस्ट्रेट। इसका मतलब सबस्ट्रेट की तरफ उसकी दिलचस्पी कम है। इसका मतलब वही दिलचस्पी पाने के लिए सबस्ट्रेट को अपना कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़े, और अगर बढ़ाना पड़ा तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होगा कि राइट, और राइट शिफ्ट हुआ तो Km बढ़ जाएगा। ये काम हीमोग्लोबिन के साथ देखने लायक है। जब वो ऑक्सीजन को प्यार करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी प्यार करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को 250 गुना ज्यादा प्यार करता है किसे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी है, CO भी है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन अपनी ऑप्टिमम वैल्यू पर है तो बताओ हीमोग्लोबिन किसको प्रीफर करेगा, CO को। अब अगर CO यहां लग गया तो हीमोग्लोबिन ब्लॉक हो गई, बताओ ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी कि नहीं। अब ऑक्सीजन को ट्रेवल कराना है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो CO यहाँ से हट जाएगी। यस और नो। इसका मतलब है, इसमें चित्रांश का कोई मतलब नहीं है, सौरभ का कोई मतलब नहीं, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का। इनहिबिटर के आने पर एंजाइम किसे लाइक करने लगा, इनहिबिटर को। किसे कम लाइक करने लगा, सबस्ट्रेट को। इसका मतलब सबस्ट्रेट को वही लाइक पाने के लिए अपनी कंसंट्रेशन घटानी पड़ेगी, बढ़ानी। ग्राफ पहले ऐसा था, अब ऐसा। मैक्स वही है, V मैक्स वही है, लेकिन बताओ V/2 मैक्स वही है, लेकिन Km घटी की बढ़ गई। इसका मतलब ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हुआ कि राइट शिफ्ट हुआ, तो एफिनिटी कम हो गई। यस और नो। बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बताओ Km घटती है कि बढ़ती है। और कभी भूल जाना, कभी तो आप बोलना जिसको कंपटीशन जीतना है उसे ज्यादा किलोमीटर दौड़ने पड़ेंगे। कितने? ये रट्टा है, ये एक्चुअली रट्टा है, मैं रट्टा नहीं कराना चाहता हूँ। व्हाट इज किलोमीटर, Km। हाँ, तो बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km घटती है कि बढ़ जाती है। और ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया, 2 साल। और अनसॉल्व लगाना और मुझे बताना कि ये क्वेश्चन ग्राफ के रूप में पूछा गया कि वर्ड्स के रूप में। बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। कैसे रिवर्स करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर बढ़ा के कि सबस्ट्रेट। तो अगर मैं मेलोनेट लग चुका है और फिर से सक्सिनेट लगाना चाहता हूं तो सक्सिनेट का कंसंट्रेशन कम की ज्यादा, ग्राफ लेफ्ट की राइट, Km कम की ज्यादा, ज्यादा। आया समझ में? तो Km ज्यादा, इसका मतलब एफिनिटी। थैंक यू वेरी मच। एंड द सेकंड इज नोन एज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में किस चीज का कंपटीशन था? पता नहीं। किस चीज का? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर 2 लोग लड़ रहे थे, एक को सबस्ट्रेट और एक को पक्का। नाउ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये बड़े अजीब है। बोलते हैं सर जी आपके पास एक एंजाइम है, एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट है और इस एक्टिव साइट से हमें कोई लेना देना नहीं, इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ही अटैच हो गया। लेकिन एक इनहिबिटर आया और वो किसी और जगह पर अटैच हो गया जो एक्टिव साइट नहीं है, और इस इनहिबिटर ने एंजाइम का ही बेटा कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। तो बताओ एंजाइम और सबस्ट्रेट में कंपटीशन है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इसके बावजूद भी एंजाइम रुका, चल रहा है कि रुक गया है? तो बताओ ये इनहिबिशन कॉम्पिटिटिव के नाम का है। एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आर इरिवर्सिबल। अब तुम कितने भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सबस्ट्रेट को तो जगह मिल ही रही थी। आप अगर साइनाइड खा लो, क्या फिर तुम्हें हम कितनी भी ऑक्सीजन डालें कोई फर्क, क्योंकि ऑक्सीजन को तुमने रिप्लेस किया ही नहीं है। साइनाइड किसी और जगह जाकर एंजाइम को ब्लॉक कर चुका है। कॉम्पिटिटिव की नॉन कॉम्पिटिटिव, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल। हाँ, इसका मतलब रिएक्शन चल रही कि रुक गई? रुक गई। आपकी बुक में इरिवर्सिबल सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं है, बुक में कौन है? कॉम्पिटिटिव। और एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर से बोलो। सबस्ट्रेट का नाम सक्सिनिक एसिड।
और बेटा उसके इनहिबिटर का नाम है पक्का। बताओ इन दोनों में कौन सा रिवर्सिबल था? कॉम्पिटिटिव। किसमें केएम बढ़ती थी? कॉम्पिटिटिव। हाँ, कौन इरिवर्सिबल? हाँ, थैंक यू वेरी मच, हटा रहा हूं इसे। नाउ द थर्ड इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। याद रखना ये पूरी तरीके का इनहिबिशन नहीं है, ये मॉड्यूलेशन। इट्स अ मॉड्यूलेशन एंड द मॉड्यूलेशन कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। यानी एंजाइम की मॉड्यूलेशन दो प्रकार की हो सकती है। एंजाइम ज्यादा काम करने लगे तो इसी मॉड्यूलेटर का नाम स्टिमुलेटर हो सकता है, यानी उसने एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। और अगर एंजाइम कम काम करने लगे तो उसी मॉड्यूलेटर का नाम इनहिबिटर हो सकता है। कुछ लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टीरिक का मतलब होता है 3D साइट। 3D साइट, 3 डायमेंशनल एक और साइट है, एक डिफरेंट साइट है अदर देन एक्टिव साइट। सो देयर आर सम एंजाइम, नॉट ऑल द एंजाइम, दे हैव एक्टिव साइट। And this active site is for substrate. But along with the active site, they also have some other 3-dimensional site. And this is known as allosteric site. एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया, हमें कोई डर नहीं है। और एलियोस्टेरिक साइट पर मॉड्यूलेटर आकर अटैच हुआ, मॉड्यूलेटर M। अभी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बनना है, ये तो तय है। क्यों तय है? क्योंकि बेटा सबस्ट्रेट अपनी जगह पर आया, जगह का नाम एक्टिव साइट। अब ये मॉड्यूलेटर अगर पॉजिटिव हुआ, बोलो क्या? तो बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तेजी से बदलने लगेगा, मतलब ये मॉड्यूलेटर किसका काम करेगा? इंस्ट्रूमेंट। और अगर ये मॉड्यूलेटर निगेटिव हुआ, कैसा? तो बताओ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बदलने की अभिक्रिया फास्ट हो जाएगी, स्लो, एंड दिस विल नोन एज इनहिबिटर। तो बताओ एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन हमेशा इनहिबिटर होते हैं कि दो प्रकार के? ये बढ़ा भी सकते हैं, घटा। कई बार लोग इसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से रिलेट करते हैं। देखना, नॉन कॉम्पिटिटिव रिलेशन में एक्टिव साइट थी, एलोस्टेरिक साइट, और इनहिबिटर कहीं भी जाकर अटैच होगा। और यहां पर एक्टिव साइट के अलावा एक पर्टिकुलर और साइट होती है जिसपे कौन आता है? M। व्हाट इज M? अगर मॉड्यूलेटर पॉजिटिव है तो रिएक्शन तो बढ़ ही रही थी और बढ़ जाएगी, और अगर मॉड्यूलेटर नेगेटिव है तो रिएक्शन बढ़ रही थी, वो बढ़ेगी, घट जाएगी, घट जाएगी। तो बताओ कितने प्रकार के इनहिबिटर? हाँ, पहले कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक। इनमें से कौन एक रिवर्सिबल है? हाँ? और कौन इरिवर्सिबल है? नॉन कॉम्पिटिटिव। कौन मॉड्यूलेटर है? एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। बोलो क्या है? एलोस्टेरिक। हटा दें। बताओ एंजाइम के इनहिबिशन कितने प्रकार से? 3। आग बुक में 3 दिए गए कि एक? कौन सा? क्या तुम उस एंजाइम का नाम बता पाओगे? नाम बताओ। सक्सिनेट डिहाइड्रेट। सबस्ट्रेट का नाम बता पाओगे? सक्सिनेट। उससे बनने वाले प्रोडक्ट का नाम बता पाओगे? हाँ, फ्यूमिलेट। उसको इनहिबिट कौन करेगा? मेलोनेट। मेलोनेट की प्रेजेंस में एंजाइम किसको प्रेफर करेगा? मेलोनेट। हाँ, मैंने पढ़ाया नहीं पर पूछ रहा हूं, क्या किसी को रुबिस्को याद है? 2 लोग हैं, एक CO2 और ऑक्सीजन, याद है? ऑक्सीजन ज्यादा होने लगती है तो रुबिस्को में ऑक्सीजन जुड़ती है कि CO2? किसे हटा दिया था? CO2। और अगर CO2 ज्यादा होती है तो CO2 जुड़ती है ऑक्सीजन। क्या वहां पर कंपटीशन है? ठीक वैसे ही कंपटीशन यहां पर है। कौन सा एंजाइम? सक्सिनेट डिहाइड्रेट। आया? कौन सा रिवर्सिबल?
Km घटेगी कि बढ़ेगी? क्या वही रिएक्शन पाने के लिए कंसंट्रेशन घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना? बढ़ाना पड़ेगा। और इतना पढ़ने के बाद देयर इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। याद रखना, सुनना तो है ही नहीं तुम्हें, तो मैं चिल्लाते रहूंगा। जैसे आप केमिकल कंपाउंड का IUPAC नाम सीखते हैं, जैसे आप बायोलॉजी में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सीखते हैं, क्या नाम? वैसे ही एंजाइम के भी नाम दिए गए हैं और उनकी एक किताब है, नॉमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम एंड देयर क्लासिफिकेशन। और इसको देने वाली सोसाइटी का नाम है IUB। क्या नाम है? IUB। जैसे सौरभ, अगर मैं बॉटनी में नाम देना चाहूं तो क्या होगा? IUCBN, याद आया? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जूलॉजी में नाम देना, इंटरनेशनल कोड ऑफ। ऐसे अगर मैं एंजाइम का नाम देना चाहूं तो एक सोसाइटी है IUB, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है। और एंजाइम क्लासिफिकेशन करते वक्त उन्होंने इनको 4 पार्ट में बांटा है। ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ बिल्कुल तय है और एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं। एंजाइम को उन्होंने क्लासेस में बांटा है और टोटल 6 क्लासेस में बांटा है। क्लास से भी छोटा एक क्लासिफिकेशन है जिसे उन्होंने बोला है सब क्लासेस। और हर एक क्लास में सब क्लासेस हैं, तो टोटल कितनी क्लास? 6 क्लास। और हर क्लास में किसी में 4, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 13 सब क्लासेस है। तो सब क्लासेस का नंबर हो सकता है 4 से लेकर 13। मिनिमम कितनी? मैक्सिमम। किसी क्लास में 4 और किसी में 8, किसी में 13। नहीं आया? तीसरा, सब क्लासेस को उन्होंने बांटा है सब क्लासेस में। और हर सब क्लासेस में पर्टिकुलर एंजाइम रखे गए। तो चौथा जो बेटा क्लास है, इसमें एंजाइम इटसेल्फ है। एंजाइम का नाम दे दिया गया, एंजाइम नॉमेनक्लेचर कर दिया गया। तो IUB ने पहले एंजाइम को 6 बड़े क्लासेस में बांटा। कितने? फिर हर क्लास को, फिर हर सब क्लास को, और उस सब क्लास के अंदर क्या भरा है? क्या भरा है? चॉकलेट भरी है। क्या भरे? एंजाइम। और उनका क्या दिया है? नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी ने इन दोनों के बारे में बात की है, इनकी बात नहीं की, मैं हटा देता हूं। एनसीईआरटी घर में जाके पढ़ना, तो बोला उन्होंने कितनी क्लासेस पढ़ी हैं? 6। और सब क्लासेस 4 से लेकर 13। पर सब क्लासेस का नाम उन्होंने बताया नहीं है। उन्होंने केवल किसका नाम बताया? क्लासेस। और क्लासेस का एक सीक्वेंस है। एवरीवन राइट इट डाउन। सारे लोग यही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी जो तुम्हें फॉर्मूला आता है अपने घर में रखना। पहला क्लास उन्होंने रखा है O, दूसरा क्लास उन्होंने रखा है T, तीसरा क्लास रखा उन्होंने हाई,
चौथा क्लास उन्होंने रखा है ली, पांचवा क्लास उन्होंने लिखा है आई, और छठा क्लास उन्होंने रखा है एल। ओटी में सुनो इधर, ऐसे याद करना, ओटी ऑपरेशन थिएटर में हाईली इल लोग जाते हैं। बस इल की डेफिनेशन में एक एल कम है। बोलो क्या लिखोगे? ओटी हाईली इल। फिर से बोलो, ओटी हाईली इल। तो बताओ ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, निमोनिक से याद करने का तरीका बताओ। ऑपरेशन थिएटर में नॉर्मल इल लोग जाते हैं कि हाईली इल लोग जाते हैं। अब ओ फॉर इज ऑक्साइडो रिडक्टेज, ऑक्साइडो रिडक्टेज। टी फॉर ट्रांसफरेज, HY फॉर हाइड्रोलेज, LY for lyase, I for isomerase, और L for ligase। OT highly ill, ऑक्साइडो रिडक्टेज, और इनका यही सीक्वेंस है। मैं कभी पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास 3, पता नहीं, बोलो कौन? हाइड्रोलेज। तो मैं पूछूं ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम बिलोंग टू क्लास 1 2 3 4, भूल गए। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम आर हाइड्रोलिटिक, भूल गए बेटा, याद है? तो बताओ सारे के सारे लाइसोसोम का एंजाइम का क्लास है, नहीं आया। बताओ ओ फॉर ऑक्साइडो रिडक्टेज, टी फॉर ट्रांसफरेज, HY फॉर हाइड्रोलेज, LY लाइस। अब इनका थोड़ा थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेते जाओ। ऑक्साइडो रिडक्टेज वो एंजाइम है जो रिडॉक्स रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिडॉक्स। और रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। या तो वो किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन करेंगे या तो उसका रिडक्शन। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजनेशन की डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन करने वाले लोग भी ऑक्सीडेज ही माने जाएंगे। वो सारे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, दीज आर नोन एज रिडॉक्स एंजाइम, और उनका ग्रुप होगा पहला, जैसे कि कैटालेज, जैसे कि परऑक्साइडेज। ये दोनों एंजाइम ऑक्साइडो रिडक्टेज हैं। ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो किसी एक सबस्ट्रेट का कोई एक ग्रुप दूसरे सबस्ट्रेट के साथ ट्रांसफर कर दें। एस और एस डैश, इधर देखते जाओ, यही एनसीईआरटी में लिखा, एस के साथ एक ग्रुप जुड़ा है, एस डैश के साथ जुड़ा नहीं है। रिएक्शन के बाद एस खाली हो गया और एस डैश के साथ जी जुड़ गया, यानी आपने एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। दैट इज नोन एज ट्रांसफरेज। आप लोगों ने हेक्सोकाइनेज का नाम सुना होगा। ये ग्लूकोज पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना देता है, ग्लूकोज पर वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मैं आपको ये ग्लाइकोलिसिस में पढ़ाऊंगा। हेक्सोकाइनेज, सॉरी हेक्सोकाइनेज ये एंजाइम है, ट्रांसफरेज एंजाइम है। हाइड्रोलेज, दे ब्रेक बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, किसी का भी नाम लो, बस डाइजेस्टिव एंजाइम होना चाहिए, वो हाइड्रोलिटिक है। बताओ, लाइपेज, प्रोटीएज, हाइड्रोलेज। लाइएज, दे ब्रेक द बॉन्ड विदाउट वाटर। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड विदाउट वाटर
और कई बार ये बॉन्ड तोड़ करके अनसैचुरेशन पैदा करते हैं। क्या भूल गए? पाई बॉन्ड पैदा करते हैं। बताओ, अगर यहां पर C डबल बॉन्ड C था और हाइड्रोजन था, क्या था? कितने हाइड्रोजन थे? 3 इधर 3 इधर। ये हाइड्रोजन हटाया, ये हाइड्रोजन हटाया और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर दिया। पानी की प्रेजेंस में कि एब्सेंस में? तो ये बताओ, लाइएजेस होगा। ब्रेकिंग ऑफ वाटर, विदाउट वाटर इट इज लाइएजेस। समटाइम ये अनसैचुरेशन भी पैदा करते हैं। आइसोमरेज, दे चेंज substrate into product, but product and substrate are isomers to each other. सुनो, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाए, बोलो क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाए तो अंतर किसका आया? आइसोमर। इसका मतलब जो आइसोमर बनाए, दिस नोन एज आइसोमरेज। और लाइगेज, दे ज्वाइन द बॉन्ड, जो बॉन्ड को बनाने का काम करें। वैसे आपने डीएनए को डीएनए से जोड़कर देखा होगा, बोलो कौन? लाइगेज। वो लाइगेज है कि डीएनए लाइगेज है? ऐसे प्रोटीन लाइगेज भी होते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन से जोड़ते हैं। डीएनए के लाइगेज भी होते हैं, आरएनए के लाइगेज भी होते हैं। लाइगेज कोई केवल डीएनए का नहीं है, किसी भी दो बॉन्ड को आपस में जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज। ये O को O से जोड़ सकता है, C को O से जोड़ सकता है, P को O से जोड़ सकता है। बॉन्ड जोड़ने वाला एंजाइम, इट इज नोन एज लाइगेज। और लाइगेज हमेशा डीएनए को जोड़ते हैं, ऐसा नहीं। वो लाइगेज जो डीएनए को जोड़ते हैं, दीज आर नोन एज डीएनए लाइगेज। बताओ निमोनिक्स। OT हाइलील, O फॉर ऑक्साइडो रिडक्टेज, T फॉर ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, आइसोमरेज, लाइगेज। पक्का? हटा दें? हाँ। अब इसमें क्या है, बुक में यही जो लिखा मैंने बुक वाला उतार दिया। अब घर में बुक भी मत पढ़ना। हटाएं? तुम्हें निमोनिक्स आना चाहिए। OT हाइलील, O फॉर, P फॉर, और HY फॉर हाइड्रोलेज, LY फॉर, I फॉर आइसोमरेज, L फॉर लाइगेज। अब ध्यान सुनो, इन्होंने IUB ने एंजाइम के नॉमेनक्लेचर की टेक्निक भी बताई है। और यकीन मानिए, ये भी मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ा रहा। बिलीव में, आपको अगर कहां लिखा है उतने पैराग्राफ में, अभी देखना। आईयूबी ने कहा कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर करते वक्त आप लिखिए EC। EC मतलब एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद इसे 4 डिजिट में डिफाइन करिए। 4 डिजिट, इसमें से जो पहली डिजिट होगी वो क्लास बताएगी, दूसरी डिजिट जो होगी वो सब क्लास बताएगी, तीसरी डिजिट जो होगी वो सब क्लास बताएगी, और जो चौथी डिजिट होगी वो एंजाइम इटसेल्फ का कोड होगा, एंजाइम का अपना कोड होगा। हाँ, ये 4 डिजिट नॉमेनक्लेचर के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन इसका एग्जाम्पल नहीं दिया। तो जिन लोगों के पास ये मिल गई हो लाइन, वो अंडरलाइन कर लें। क्लासिफिकेशन के ठीक ऊपर लिखा हुआ है, जहां से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ है वहीं के ठीक ऊपर लिखा है एंजाइम का नॉमेनक्लेचर किस सिस्टम से दिया जाता है? 4 डिजिट सिस्टम। मिल गया है? यस, 4 डिजिट सिस्टम। अब सुनो, मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, शायद तुम्हें थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने एक एंजाइम लिखा 2711। इससे क्या मतलब हुआ? ये जो भी एंजाइम है उसका क्लास कौन सा है? हाँ, सब क्लास कौन सा है? 7वां। सब क्लास कौन सा है? पहला। और एंजाइम का कोड क्या है? 1। यकीन मानिए ये ट्रांसफरेज ही होगा। क्या होगा?
क्यों ट्रांसफरेज क्यों होगा, मैंने क्यों बोला, क्योंकि OT में T इज सेकेंड, ट्रांसफरेज ही है। यकीन मानिए इस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज है। अगर कभी IUB की ये डिक्शनरी आपको देखने को मिल जाए तो 2711 लिखिएगा और आपको उसके आगे हेक्सोकाइनेज लिखा हुआ मिलेगा। हेक्सोकाइनेज ट्रांसफरेज ग्रुप का है। मैं ये सब सिखाना नहीं चाहता, लेकिन बुक ने लिख दिया है इनका नॉमेनक्लेचर कितने सिस्टम में है। अच्छा अब सुनना, देखना मैं क्वेश्चन बना रहा हूं जिसके बारे में तुमको हवा ही नहीं, अभी बना रहा हूं, अभी का। इधर देखो, फॉर लाइपेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक मिनट रुको, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। फॉलोइंग इज करेक्ट, यस, A 2711, B 4221, C 31 and something हमें मालूम नहीं क्या पर 33 something, and D is 6 something। कैसे मालूम? You having no knowledge but you having the knowledge of class। ये क्लास ट्रांसफरेज, ये लाइनेज, और बेटा लाइपेज ना तो ट्रांसफरेज है ना तो क्या आंसर होगा? नहीं आया। मैं बोल रहा हूं एंजाइम का नॉमेनक्लेचर उनके 4 डिजिट सिस्टम से होता है। ये बात मैं पढ़ा रहा हूं कि NCERT, पर मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं और वो बात अंडरलाइन कर लेना। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इट इज कोफैक्टर। यस, एनी प्रॉब्लम? तो ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो? द कोफैक्टर, ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। केवल एक एक्सेप्शन है, बोलो कौन? इस बात से यह तो तय है कि एंजाइम में प्रोटीन तो जरूर पाई जाएगी, राइबोजाइम को छोड़ दो, बाकी हर एंजाइम में प्रोटीन पाई जाएगी। सो देयर आर सम एंजाइम विच आर मेड अप ओनली प्रोटीन, जिनमें केवल प्रोटीन पाई जाती है। दे आर नोन एज सिंपल एंजाइम। But meanwhile there are some enzyme which have protein, क्योंकि प्रोटीन तो हर एंजाइम में मिलेगा ही मिलेगा। But along with protein they have some non-protein part also. आप किस प्रेशर सिचुएशन में क्लास को पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगे, आप इसको समझ के जाइएगा। ये मुझसे किसी ने कहा कि सर आपने जल्दी में पढ़ाया था, मुझे समझ में नहीं आया। ये तुम्हारा मेंटल स्टेट है जो तुम समझना नहीं चाहोगे, वरना अगर मेंटल स्टेट कूड़ रखोगे तो समझ में आएगा। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसलिए मैं एक एनिमेशन बनाने की कोशिश करता हूं। कोशिश करो। ये एंजाइम पूरे के पूरे एंजाइम प्रोटीन के ही बने हैं। फुल एंजाइम दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सिंपल। बट ये ऐसे एंजाइम है जिनमें प्रोटीन पार्ट तो है ही, और साथ में इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। एंजाइम एक ही है, ये भी एक ही एंजाइम है, लेकिन इस एंजाइम में पूरा पार्ट और इसमें प्रोटीन के साथ। द प्रोटीन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम इज नोन एज एपो एंजाइम। समटाइम डिनोटेड एज एपो ई, ऐसे डिनोट किया जाता है। इनका जो प्रोटीन पार्ट होगा
उसे एपो एंजाइम कहा जाएगा। एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट इट इज नोन एज कोफैक्टर। और ऐसे सारे एंजाइम जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों मिलती हैं वो सिंपल तो नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते, क्योंकि सिंपल होने के लिए क्या चाहिए? केवल प्रोटीन, और यहां प्रोटीन के साथ। एंड दैट्स व्हाई दीज एंजाइम आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। एंड समटाइम these complex enzyme is also known as holo enzyme। होलो मतलब टोटल, एंजाइम मतलब एंजाइम। इस टोटल एंजाइम में दो पार्ट, बोलो कौन? एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। खूब घूर के देख लो, खूब समझ लो, कहीं कोई डर नहीं है मुझे। आधा घंटा नहीं 2 घंटे लगा लो। मैंने पहली लाइन क्या लिखी? ये बात तो तय है कि हर एंजाइम में क्या होगा? प्रोटीन। ये बात और है कि कुछ एंजाइम केवल, कुछ प्रोटीन के साथ, जो केवल प्रोटीन के बने आर सिंपल एंजाइम। बोलो कैसे? बताओ इनकी क्या खासियत है? केवल प्रोटीन के बने। इनका पूरा 3D स्ट्रक्चर किसका? प्रोटीन। अच्छा, इनमें भी क्या है? क्योंकि प्रोटीन तो हर एंजाइम में होना तय है, लेकिन प्रोटीन के साथ बस प्रोटीन वाले पोर्शन का नाम हमने दे दिया है एपो। फिर से बोलो। और नॉन प्रोटीन का तो कोफैक्टर और एपो एंजाइम मिला करके नाम होलो एंजाइम। फिर से बोलो। होलो एंजाइम इज अ सिंपल एंजाइम की कॉम्प्लेक्स। सिंपल की कॉम्प्लेक्स। इतना नहीं आया? आया? अब मैं सिंपल को छोड़कर कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे टॉपिक का नाम क्या है? और कोफैक्टर सिंपल में किसमें मिलेगा? हटा दें इसे। चलो अब बताओगे तभी आगे बढ़ाएंगे। बताओ कितने प्रकार के एंजाइम? 1 इज। दूसरा जो केवल प्रोटीन के, जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अब बताओ उसमें प्रोटीन पार्ट का नाम और नॉन प्रोटीन का। ओके, अब शायद तुम मेरी मदद कर पाओ। होलो एंजाइम व्हाट इट मींस? सिंपल की कॉम्प्लेक्स? शाबाश। सिंपल एंजाइम की कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे। अब बताओ इस एंजाइम में कौन सा पार्ट? पता नहीं। प्रोटीन पार्ट है। प्रोटीन का नाम एपो एंजाइम। फिर से बोलो। क्या इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट भी है? बोलो। नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। वाह, इसका नाम तो बताओ कौन सा चीज नहीं बदलेगा? क्या कोफैक्टर बदल सकते हैं? कोफैक्टर आर ऑफ 3 टाइप्स। बहुत ध्यान से सुनते रहना। इफ कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक, द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक and permanently attached with apo enzyme. Permanently attached with apo enzyme. Then this condition is known as prosthetic group. अब बताओ, क्या हमारे कोफैक्टर का नाम प्रोस्थेटिक हो सकता है? कब? जब कोफैक्टर कैसा हो? ऑर्गेनिक। और कैसे जुड़ा हो? परमानेंट। इसका पिक्चर बनाओ। ये रहा एपो एंजाइम, मैं लिख दे रहा हूं एपो एंजाइम, और इससे जो कोफैक्टर है वो परमानेंटली जुड़ा हुआ, हटने वाला नहीं है। ये रहा प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी यहां पर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है और परमानेंटली अटैच्ड है और कभी यहां से हटने वाला नहीं। जैसे
कैटलेज और पेरोक्साइडेज में दो एंजाइम है, एक है कैटलेज, दूसरा पेरोक्साइडेज। कैटलेज और पेरोक्साइडेज नाम के एंजाइम में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इट इज अ हीम ग्रुप। वो हीम ग्रुप कैटलेज के प्रोटीन पार्ट के साथ परमानेंट अटैच्ड है, कभी अलग नहीं होगा, कभी अलग नहीं होगा। तो बताओ, कैटलेज के एपो एंजाइम में, कैटलेज के एपो एंजाइम में जो कोफैक्टर है उसका नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि वो कभी हटेगा नहीं, परमानेंट जुड़ा है। और इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक? और इस प्रोस्थेटिक ग्रुप में कौन है? हीम। तो बताओ, कैटलेज में कौन सा ग्रुप? हीम। और पेरोक्साइडेज में भी हीम। नाउ सी अगेन, दूसरे तरीके का कोफैक्टर है कोएंजाइम। डेफिनेशन सुनना, These coenzyme are also organic, ये भी ऑर्गेनिक हैं, बट ट्रांजिएंट अटैचमेंट है इनका। और ट्रांजिएंट अटैचमेंट वो अटैचमेंट होते हैं जो अटैच भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, जिन्हें जोड़ा भी जा सकता है, निकाला भी जा सकता है। अब इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करिए जो आपके दिमाग में लगा रह जाए, लाइक दिस। ये रहा एपो एंजाइम, और एपो एंजाइम के साथ आपने जोड़ा है को एंजाइम। दिस इज को एंजाइम एंड दिस को एंजाइम कैन बी रिमूव, कैन बी अटैच। बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है? ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक, लेकिन इसका नाम और इसका नाम क्या अंतर है? क्योंकि ये परमानेंट है, P फॉर परमानेंट, P फॉर प्रोस्थेटिक, और ये ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट टेम्परेरी है, जुड़ भी सकता है, हट भी सकता है, इसीलिए इसका नाम कोएंजाइम। और जिस दिन होलो एंजाइम में कोएंजाइम होगा तो अजीब नाम आएगा। देखो, होलो एंजाइम विल हैव एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। ये कब होगा? जब कोफैक्टर कैसा होगा? ऑर्गेनिक एंड नहीं आया। और कभी कभी होलो एंजाइम होगा कैसा? एपो एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। और बोलते हैं जो कोएंजाइम है, दे आर मेड अप ऑफ विटामिन। ज्यादातर समय पर दे आर मेड अप ऑफ विटामिन, जैसे कि NAD एक कोएंजाइम है, FAD एक कोएंजाइम है, नाम तो सुना ही होगा। व्हाट इज NAD? निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। आप तो कह रहे थे विटामिन है, यस। NAD में नियासिन नाम की विटामिन पाई जाती है, नियासिन, इट इज B5। और FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और इसमें राइबोफ्लेविन नाम की विटामिन पाई जाती है। कोई बताएगा कौन सी विटामिन है ये? इट इज विटामिन B2। अब बताओ, कोई एंजाइम परमानेंट अटैच है कि ट्रांजिएंट? कौन परमानेंट? प्रोस्थेटिक ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? और कोई एंजाइम भी एक टेम्परेरी, कौन? कोई एंजाइम। और एक परमानेंट, किसे हटाया जा सकता है? एपो एंजाइम और को एंजाइम को अलग किया जा सकता है, लेकिन एपो एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को अलग नहीं। And now the third, it is known as metal cofactor.
मेटल कोफैक्टर। बच्चों इसका भी डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। इफ इट इज द प्रोटीन पार्ट इज ऑलवेज एपो एंजाइम, और इस एपो एंजाइम में अगर मेटल आकर के जुड़ जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मेटल इज कोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? तो कई बार मेटल इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ आकर के जुड़ जाते हैं। अब बताओ कोऑर्डिनेट टेम्परेरी होता है कि परमानेंट? इट डिपेंड अपॉन द लीगेंड, कैसा लीगेंड है। हटाया जा सकता है कि जोड़ा जा सकता है। तुम लोग को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी नहीं आते? तो सुन लो, मेटल के अटैचमेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं, परमानेंट भी और ट्रांजिएंट। ठीक, इनमें से एक एंजाइम इन्होंने दिया है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और बोला है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जो मेटल जुड़ा होता है इट इज जिंक। जिंक B3 पक्का? B3 है? ओके सॉरी, हाँ इट इज B3। अब बताएं क्या, जब हम लोग पढ़ रहे हैं, बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि ये B5 है। इसके नाम बहुत रिसेंटली बदले हैं, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। हमारे सामने पर नियासिन को B5 मानते थे, आजकल B3 मानते हैं, क्योंकि B5 का दूसरा नाम हो चुका है पेंटोथेनिक एसिड। तुम गलत नहीं हो, पर पुरानी एनसीईआरटी अगर तुम खोल के देखोगे तो आज भी वहां पर नियासिन के आगे B5 लिखा होगा। सो ये रिसेंट क्लासिफिकेशन है जो बदले हैं, दैट्स वाई मुझसे गलती हो गई। आगे सुनो, व्हाट इज नियासिन? B3। व्हाट इज B5? पेंटोथेनिक एसिड। सॉरी, देखो जितना कोफैक्टर मैंने कॉम्प्लेक्स करके लिखा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। अब इधर बिना देखे देखो, तुम्हें प्रोटीन मिल गया, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। इधर मत देखना, केवल प्रोटीन को सिंपल हटाओ, कभी कभी प्रोटीन के साथ, इसका नाम कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज होलो एंजाइम। प्रोटीन का नाम एपो एंजाइम। ये तो कभी बदलने वाला, बदलेगा कौन? कोफैक्टर। कितने तरीके से? 3, ऑर्गेनिक परमानेंट, प्रोस्थेटिक, ऑर्गेनिक टेम्परेरी और मेटल। पक्का? तो बताओ, अगर प्रोस्थेटिक है तो ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। टेम्परेरी की परमानेंट? क्या कोई ग्रुप याद है? नाम बताओ। हीम ग्रुप। किसमें? कैटालेज और पेरोक्साइड। क्या आपको कोएंजाइम याद है? मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम दे आर मेड अप ऑफ विटामिन्स, जैसे NAD, FAD, कोएंजाइम A नाम सुना होगा, थियामिन पायरोफॉस्फेट। आपकी बुक में 2 ही है तो मैं 2 ही बोल रहा हूँ। NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इनमें क्या है? नियासिन। और व्हाट इज FAD? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कौन B3? नियासिन। और कौन B2? पक्का? और लास्ट में कौन? मेटल कोफैक्टर। और एक एंजाइम का नाम बताओ। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, पर इसमें क्या पाया जाता है? जिंक। तो इतिश्री द्वितीय अध्याय बोले वृंदावन बिहारी लाल। टेक केयर, गुड लक, बाय।